सोचिए, क्या एक अंधा भिखारी एक बहुत बड़े, एक शक्तिशाली इंडस्ट्रियल एम्पायर को चैलेंज कर सकता है? आज हम मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास रंगभूमि की दुनिया में उतरेंगे, जो हमें नैतिकता और तरक्की के इसी बड़े सवाल से रूबरू कराता है। और ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, ये तो आज भी हमारे सामने खड़ा है कि क्या डेवलपमेंट के नाम पर, तरक्की के नाम पर इंसानियत को दांव पर लगाना सही है। तो चलिए, कहानी हमें ले चलती है बनारस के पास बसे एक शांत से गांव पांड्यपुर में। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो गांव की रूह को झकझोर कर रख देने वाला है। और इस पूरे तूफान का जो सेंटर है ना, वो है गांव की ये जमीन। ये जमीन महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि गांव की एक साझी विरासत है, जो अब परंपरा और जिसे कहते हैं प्रोग्रेस, उसके बीच एक जंग का मैदान बन चुकी है। तो अब मिलते हैं इस अखाड़े के दो मुख्य खिलाड़ियों से। ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं, दो सोच हैं जो आपस में टकराने वाली हैं। यहां पर उपन्यास का जो असली वैचारिक युद्ध है वो साफ दिखता है। एक तरफ हैं सूरदास, जिनका अहिंसक और सबका साथ लेकर चलने का जो आदर्श है वो गांधीवादी सोच को दिखाता है, और दूसरी तरफ हैं जॉन सेवक, जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर टिके कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो दांव पर क्या लगा है? सिर्फ 10 बीघे जमीन नहीं, दांव पर लगी है गांव की आत्मा, उसका रहन सहन और सदियों से चले आ रहे उसके मूल्य, उसकी संस्कृति। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सूरदास और जॉन सेवक की नहीं रह जाती। धीरे धीरे पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाता है, जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कहानी में एक और परत जुड़ती है सोफिया और विनय की प्रेम कहानी, जो उस दौर की सामाजिक और धार्मिक बंदिशों से टकराती है और कहानी को और भी ज्यादा मानवीय बना देती है। यहाँ हम कहानी के मुख्य किरदारों को और उनके इरादों को साफ साफ देख सकते हैं। सूरदास जहां अच्छाई और नैतिकता का प्रतीक हैं, वहीं जॉन सेवक इंडस्ट्रियल लालच का। और सोफिया और विनय जैसे किरदार इस टकराव के बीच अपनी पहचान और अपने प्यार के लिए जूझते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां संघर्ष अपने चरम पर है। ये सूरदास और पूरे गांव को एक ऐसी जगह ले आता है जहां बलिदान ही शायद एकमात्र रास्ता बचता है। तो होता क्या है, जॉन सेवक अपनी दौलत और पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करता है और धोखे से जमीन पर कब्जा कर लेता है। पांड्यापुर की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि वो फैक्ट्री अपने साथ करप्शन और एक तरह का कल्चरल पतन लेकर आती है। गांव की जो सादगी थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। और फिर जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। एक शांतिपूर्ण विरोध को बड़ी ही क्रूरता से कुचल दिया जाता है। सत्ता के सामने एक अकेला निहत्था इंसान खड़ा है, जो बस अपने उसूलों के लिए लड़ने को तैयार है। लेकिन कमाल की बात देखिए, मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी सूरदास के मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। वो अपने आदर्शों पर कायम रहते हुए दुनिया से विदा लेता है। लेकिन क्या सूरदास सच में हार गया? क्या उसकी मौत एक हार थी, या इस हार में भी कोई बहुत गहरी जीत छिपी थी? आइए प्रेमचंद के उस शक्तिशाली संदेश को समझते हैं जो इस कहानी के जरिए हम तक पहुंचता है। उपन्यास का जो नाम है ना, रंगभूमि, वही सब कुछ कह देता है। मतलब जिंदगी एक खेल का मैदान है, और यहां हार जीत से ज्यादा जरूरी यह है कि आपने खेल कितनी ईमानदारी से खेला। असली जीत मैदान पर नहीं, उसूलों पर टिके रहने में है। यही इस उपन्यास का, इस कहानी का सेंट्रल थीम है। एक बहुत गहरा बयान कि सच्ची नैतिक जीत आखिर होती क्या है। सूरदास ने जमीन खो दी, अपनी जान खो दी, लेकिन उसने अपने सिद्धांत और अपनी आत्मा को नहीं खोया, और यही उसकी असली जीत थी। तो ये उपन्यास इन 3 बड़े विषयों पर एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री है, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जब हम तरक्की और अपनी परंपराओं के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिर में सूरदास का बलिदान बेकार नहीं जाता। वो एक हारा हुआ भिखारी नहीं है, बल्कि वो एक मॉरल विक्टर है, एक ऐसा हीरो जो समाज की सोई हुई आत्मा को झिंझोड़कर जगा देता है और ये साबित कर देता है कि सिद्धांतों की लड़ाई में कभी असल हार नहीं होती। और ये कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक सदी पहले के एक अंधे भिखारी की ये कहानी आज की हमारी इस भागती दौड़ती दुनिया के बारे में हमें क्या सिखा सकती है।